हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में जो लागू किया गया था उसके विषय में बात करूंगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन में भारतवर्ष में भूमि के संदर्भ में लाई गई एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है, जिसके अंतर्गत भूमि के स्वामी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ जिसके नाम पर भूमि पंजीकृत रही थी। अब जैसा कि इस मैप में हम देख सकते हैं, जो ब्लू शेडेड रीजन्स यहाँ पे दिख रहा है इस मैप में, इन सभी ही स्टेट्स में या एरियाज में हम कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन के अधीन लागू रही थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसके अंतर्गत किसान को एक निश्चित कर का भुगतान करना होता था, और यदि उसके द्वारा उस निश्चित लगान का भुगतान नहीं किया जाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। अब आगे इस वीडियो में मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसे भारत में कैसे लागू किया गया और इसमें किन महत्वपूर्ण तथ्यों और विशेषताओं का समावेश किया गया था, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। फर्स्टली यहाँ पे यदि हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि किसानों के साथ में ये डायरेक्ट बंदोबस्त रहा था। अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, रैयत और वाड़ी, जिसमें रैयत का तात्पर्य कृषक से है, वहीं वाड़ी का तात्पर्य बंदोबस्त से है। इस प्रकार रैयतवाड़ी को हम एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कृषकों के साथ भूमि को लेकर एक बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। भूमि के बंदोबस्त की समस्या के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि बंगाल में लागू स्थायी बंदोबस्त, या जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो 1793 में लागू की गई थी, कि आंशिक सफलता और भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बड़े जमींदारों की अनुपस्थिति ने ब्रिटिश शासन के समक्ष भूमि के बंदोबस्त की समस्या ला खड़ी की थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम हाउस ऑफ कॉमन्स के विषय में बात करें और किस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रोसेस है उसे लागू किया गया या उसे एस्टैब्लिश करने का किस प्रकार से जो प्रोसेस हुआ था भारत में, यदि उसके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर विचार विमर्श करती थी, उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था के पक्ष में निर्णय देकर भारत में इसे लागू करने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही ब्रिटिश शासन के द्वारा मद्रास तथा मुंबई के कुछ क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत खेती करने वाले को उस भूमि का स्वामी मान लिया जाता था यदि उसके द्वारा भू राजस्व का भुगतान ब्रिटिश सरकार को किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में और अधिक, तो हम ये कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को उन प्रदेशों के लिए जहां स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू नहीं थी, एक वैकल्पिक भू राजस्व प्रथा के रूप में लागू किया गया था। यदि रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमें मिराजदार कौन थे, इनके विषय में बात करनी होगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने ग्रामीण समुदाय के वंशानुगत भूमिदार कृषक, जिन्हें मिराजदार कहकर संबोधित किया जाता था, को राज्य को कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया, और मिराजदार छोटे छोटे भूस्वामी के तौर पे हमारे समक्ष उभर करके आते हैं। भू राजस्व प्रबंधन के विषय में यदि बात की जाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंधन स्पष्ट शर्तों के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर करने लगी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ के विषय में यदि बात की जाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंग्रेज अधिकारी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की महत्वपूर्ण भूमिका इस व्यवस्था को लागू करने में रही थी। जब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि इसका श्रेय कैप्टन रीड को जाता है, जिन्होंने अपने प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को धरातल पर लाने का कार्य किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम इस बात पर विचार करते हैं कि इस व्यवस्था की पृष्ठभूमि में कौन सी विचारधारा रही थी, तब हम यह देखते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा तथा पूंजीवादी विचारधारा का मानवीय पक्ष अर्थात उपयोगितावादी विचारधारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की पृष्ठभूमि में विद्यमान रही थी,
और यही कारण है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व उस वर्ग को दिया गया जो भूमि पर शारीरिक श्रम और अपने योगदान से फसल का उत्पादन करते थे। अब हम ये कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत फसलों के उत्पादन में किसानों के महत्व को स्वीकार करते हुए, रिकार्डो के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तथा जमींदारों का उत्पादन में नगण्य भूमिका रहने के कारण उनके स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया था। अगर हम रिकार्डो के सिद्धांत और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समानता की बात करें, तब हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल उत्पादन में किसान की कुल लागत को घटाने के बाद शेष राशि पर सरकार एवं किसानों के बीच फसल से प्राप्त आय का बंटवारा रिकार्डो के सिद्धांत पर ही आधारित था। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम प्रमुख उद्देश्य के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत में लागू करने के उद्देश्य की यदि चर्चा की जाए तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने की पृष्ठभूमि में दो उद्देश्य रहे थे। प्रमुख उद्देश्य यह रहा था कि ब्रिटिश सरकार की राजस्व में वृद्धि हो और दूसरा उद्देश्य यह रहा था कि इससे रैयतों और कृषकों को सुरक्षा और लाभ मिल सकेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था का सैद्धांतिक पक्ष यह रहा था कि भूमि के उपज का अनुमान लगाकर उसका 50% राजस्व के रूप में प्राप्त किया जा सके। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जिस समय मद्रास में गवर्नर के रूप में सर थॉमस मुनरो कार्यरत रहे थे, उस समय कुल उपज के तीसरे भाग का अर्थात 1/3 को भूमि कर के रूप में मद्रास में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में यदि हम और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि 1835 में लेफ्टिनेंट विग्नेट, जो इंजीनियरिंग कोर के पदाधिकारी थे, को भूमि सर्वेक्षण का अधीक्षक नियुक्त किया गया था, जिन्होंने गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन के सुझाव के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 1855 ईस्वी में भूमि की पैमाइश तथा उर्वरा शक्ति के आधार पर कुल उपज का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में 50% कर दिया था। ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले से प्रारंभ होकर 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू हुआ था। 1825 में मुंबई तथा 1858 तक संपूर्ण दक्कन व अन्य क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू हो गया था और कुल ब्रिटिश भारत के अधिकृत क्षेत्र का 51% हिस्सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन क्षेत्रों में जहां भूमि का सर्वे नहीं किया गया था, अर्थात जमीन तथा उसकी उपज की लागत का अनुमान नहीं लगाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसी लगान व्यवस्था प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत रैयत और सरकार के मध्य राजस्व को लेकर प्रत्यक्ष समझौता किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व के संदर्भ में सरकार और रैयत के मध्य प्रत्यक्ष रूप से बंदोबस्त किया गया था और इस बंदोबस्त में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रह गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी एक प्रमुख विशेषता किसानों की स्थिति को लेकर रही थी। अधिकांश विद्वानों का मत है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की स्थिति वैधानिक तौर पर सुरक्षित हो गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख विशेषता यह भी रही थी कि समय समय पर इसकी समीक्षा का प्रावधान रखा गया था तथा यह निश्चित कर दिया गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में 30 वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर लगान तय किया जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 1868 में अर्थात इसके लागू होने के 30 वर्षों के बाद पुनः भू व्यवस्था की गई थी। आज के इस वीडियो से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर करके जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखने योग्य हैं उसकी चर्चा मैं आप लोगों से यहाँ पे एक एक करके करूँगी। यदि हम बात करते हैं
रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में और इसके जनक कौन रहे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थॉमस मुनरो और साथ ही साथ जो है अलेक्जेंडर रीड, ये दोनों ही जो है इन्हें जनक के तौर पे रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम रैयत शब्द की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो ये जो है अरबिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें कि रैया वर्ड जो है वो यूज होता है, परंतु पर्शियन में इसी को हम रैयत के नाम से जानते हैं। और इस शब्द को मुगलों ने भारत में राजस्व प्रबंध में प्रयोग किया था। अंग्रेजों ने इसी शब्द को रैयत नाम दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन ड्राई लैंड और वेट लैंड था, उसमें लगान के दर में कितना अंतर रहा था, तो हम ये देखते हैं कि ये 10% जो है डिफरेंस दोनों में रहा था, कर को लेकर यदि बात की जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पे यदि रैयतवाड़ी व्यवस्था को और हम किस नाम से जानते हैं, यदि इसकी चर्चा की जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सेवरलिटी विलेजेस के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ मुनरो सिस्टम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया था और इसे कब लागू किया गया था फर्स्टली यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है कि ये 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि पर कौन सा अधिकार प्राप्त था, यदि इसके विषय में बात की जाए तो किसानों को यहाँ पे हम देखते हैं कि वैधानिक अधिकार इसके अधीन जो है वो प्राप्त रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के लिए किसने सुझाव दिया था, यदि इसके विषय में बात की जाए तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है प्रवर समिति, इसने इसे लागू करने का सुझाव दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में यदि और अधिक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था लागू की गई थी कि भूस्वामी के द्वारा जब तक समय पर भूमि कर का भुगतान किया जाएगा उसे उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। एफिलस्टोन 1819 से 1827 तक बंबई के गवर्नर रहे थे तथा चैपलिन आयुक्त थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि इस व्यवस्था को लागू करने में एफिलस्टोन व चैपलिन रिपोर्ट का महत्व रहा था, जिसके कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में लागू की गई थी। ब्रिटिश शासन के एक प्रमुख अधिकारी प्रिंगल ने 1824 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक भूमि का सर्वेक्षण करके शुद्ध उपज का 55% हिस्सा सरकार के लिए तय किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जब अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृह युद्ध चल रहा था, तब कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण भूमि कर 66% से 100% तक बढ़ा दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि किसान तय किए गए भू राजस्व के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार रैयतों को पट्टे प्रदान करती थी, जिसके कारण भूमिहीन किसान भी अपनी आजीविका को प्राप्त करने में सफल हो सके थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की जो व्यवस्था अपनाई गई थी, उसमें भू राजस्व का निर्धारण भूमि की क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, न कि उपज के आधार पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई किसान अपनी भूमि से संबंधित राजस्व का भुगतान नहीं करता है तो उसके जमीन से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही थी कि इसके अंतर्गत किसानों को भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त हो गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि भू राजस्व को रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 30 वर्षों के लिए रखा गया था तथा इसके बाद इसकी समीक्षा का प्रावधान किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है वह यह है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का क्रय विक्रय किया जाना संभव हो गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक किसान को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी भूमि को गिरवी रख सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें सूर्यास्त के सिद्धांत के विषय में तो हम ये देखते हैं
कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था में एक निश्चित अवधि को सुनिश्चित करने के लिए सूर्यास्त के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण सरकार और किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद संभव हो सका और जिसके कारण इन दोनों पक्षों के मध्य समझौता भू राजस्व के क्षेत्र में संभव हो सका था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अगर हम स्थायी बंदोबस्त के तुलना में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था एक प्रगतिशील भू राजस्व की व्यवस्था रही थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के द्वारा भू राजस्व के संदर्भ में रैयतों से अलग अलग समझौता किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही थी कि इसके अंतर्गत भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में जहां बड़े जमींदारों का अभाव था और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी, वहां भू राजस्व व्यवस्था लागू किया जाना संभव हो सका था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों से कितना लगान वसूल किया जाए यह निर्णय लेने के लिए सरकारी कर्मचारी अधिकृत किए गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर खेती किया जाए या बिना खेती किए कर का भुगतान किया जाए यह निर्णय कृषक पर छोड़ दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में मुनरो का यह मानना था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत की सबसे प्राचीन व्यवस्था तथा मूल भूमि राजस्व व्यवस्था रही है तथा भारत में इसी व्यवस्था के द्वारा राजस्व वसूली की जा सकती है। फिर से यहाँ पे मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने योग्य हैं, यदि उसके विषय में हम बात करें तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मिराजदार कौन थे। तो मिराजदार जो थे वो एक्चुअली वंशानुगत भूमिदार कृषक हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो हम ये देखते हैं कि ये बारामहल डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में इसे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित था, यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये रिकार्डो का जो सिद्धांत था उस पे ये आधारित रहा था। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि थॉमस मुनरो ने मद्रास में जो लगान का जो दर था वो क्या रखा था, तो इसे आपको याद रखना है कि ये 1/3 जो है ये रहा था। एफिलस्टोन मुंबई के गवर्नर कब से कब तक रहे थे, यदि इसके विषय में बात की जाए तो आपको ये याद रखना है कि एफिलस्टोन जो है वो मुंबई के गवर्नर 1819 से 1827 तक रहे थे। एफिलस्टोन के सहयोगी चैपलिन किस पद पर नियुक्त किए गए थे, तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए थे। लेफ्टिनेंट विग्नेट कौन थे, यदि उसके विषय में बात की जाए तो ये ब्रिटिश सरकार के इंजीनियरिंग कोर के पदाधिकारी रहे थे। लेफ्टिनेंट विग्नेट को कब भूमि सर्वे के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है कि इन्हें 1835 में नियुक्त किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि शामिल था, यदि इसके विषय में बात की जाए तो ये 51% रहा था। अब आगे फिर से मैं आप लोगों से रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में और क्या इसकी विशेषता रही थी और कैसे ये इसे भारत में लागू किया गया था इसके विषय में चर्चा करूंगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की राशि भूमि की स्थिति तथा उसकी उर्वरा शक्ति पर निर्धारित की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वह कृषक को भविष्य में दिए जाने वाले भूमि कर की दर को बता दें और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कर दें कि यदि कृषक को यह लगान दर स्वीकार नहीं है तो भूमि पर कृषक का अधिकार समाप्त हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जिले की भूमि कर की दर का निर्धारण उस जिले के इतिहास तथा उस जिले के लोगों की कर देने की शक्ति पर निर्धारित की गई थी। साथ ही साथ जिले की भूमि को व्यक्तिगत खेतों में बांट दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान वसूली के लिए यातनाएं दी जाती थी, जिसका उल्लेख 1854 में मद्रास यातना आयोग या जिसे हम मद्रास टॉर्चर कमीशन के नाम से जानते हैं में किया गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अत्यधिक लगान दर और लगान वसूलने की कठोरता के कारण दक्कन में 1875 ईस्वी में कृषि विद्रोह आरंभ हुआ था, जिसके समाधान के लिए
1879 ईस्वी में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 पारित किया गया था। अब आगे मैं आप लोगों से रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। यदि आप लोगों को रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।